Hello student, myself Prashant Singh and today we start the class 10th lesson first geography resources and development. ठीक है? In the previous video we discussed about the land के classification देखा हमने, land degradation का देखा, कैसे उसको conserve करेंगे उसके बारे में हमने देखा. In this video we discuss about soil. ठीक है? एक क्वेश्चन आता है what is the differences between the land and soil. लैंड जो है वो पर्टिकुलर प्रॉपर एरिया विथ माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स सबको मिला के जो लैंड एरिया है वो आपका लैंड के अंतर्गत आता है. और भी नैरो डाउन जब होंगे तो उसका जो क्लासिफिकेशन करके टेक्सचर के आधार पे वो आपका सॉइल आता है. तो हम सॉइल के बारे में यहाँ देखेंगे कि सॉइल एज ए रिसोर्स किस तरीके से है ना. फर्स्ट पॉइंट जो है आपका सॉइल इज इम्पोर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्सेज या कह सकते हैं रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज. ठीक है, सॉइल जो है वो रिन्यूड होती रहती है. जैसे कि आपने देखा होगा कि नदी के किनारे की जो जब लैंड है, जब नदी में जब फ्लडेड रिवर जो है जब फ्लडेड हो जाती है तो उसका जो सिल्ट एंड सैंड बह के चला आता है कहाँ पे, लैंड पे, और वहाँ डिपॉजिट हो जाता है. तो जो जमीन है वो क्या हो जाती है, रिन्यूड हो जाती है. ठीक है, और भी तरीके से रिन्यूड होती है. जैसे कि वॉल्केनिक इरप्शन का ले लीजिए, वॉल्केनिक इरप्शन का जब लावा निकलता है तो जब कूल डाउन होता है तो उसके जो लेयर्स बनती हैं सॉइल्स की वो भी एक तरह का सॉइल बनता है ना. तो इस तरीके से सॉइल जो है एक इम्पोर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, रिन्यूड होता रहता है ये. ठीक है, और दूसरी चीज है कि इट इज मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ. ठीक है, ये जो है ये सॉइल का जो लेयर्स है ये प्लांट के ग्रोथ होने में मदद करती है. ठीक है, और जितने भी लिविंग सपोर्ट ऑर्गेनिज्म हैं जैसे ह्यूमन बींग्स हैं और भी लोग चीज़ें हैं, एनिमल्स हैं, ये टोटल डिपेंड अपॉन दिस सॉइल, क्योंकि इस सॉइल से ही जो चीज़ें निकलेंगी उसी पे क्या है ये डिपेंडेंट है ना. तो इट टेक मिलियन ऑफ ईयर टू फॉर्म द सॉइल अप टू द फ्यू सेंटीमीटर ऑफ डेप्थ. एक फ्यू सेंटीमीटर डेप्थ पे जो सॉइल का टेक्सचर है वो मिलियन ऑफ ईयर्स उसको बनने में लग जाता है, लाखों साल बनने में लग जाता है. इतनी आसान नहीं है टॉप लेयर का बनना. टॉप लेयर को बनने में कितना लग जाता है, मिलियन ऑफ ईयर्स. ठीक है, तो ये तीन चीजें हैं. सॉइल इज इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इट इज द मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड द सपोर्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ एंड इट टेक द मिलियन ऑफ ईयर्स टू फॉर्म द सॉइल अप टू द फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ. ठीक है, अब बात करते हैं कि कैसे सॉइल फॉर्म होती है. भाई सॉइल फॉर्म होने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं. फर्स्ट फैक्टर इज ये इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. उसके रीडिंग फीचर है, उसके क्लाइमेट उसको प्रभावित करता है, वेजिटेशन, अदर फॉर्म ऑफ लाइफ, टाइम. ठीक है, और कुछ ऐसे वेरियस फोर्सेस भी हैं जो कि सॉइल के फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे कि टेम्परेचर है ना, आपका एक्शन ऑफ द रनिंग ऑफ वाटर, रेन. ठीक है, ये एक्टिविटी ऑफ डिकम्पोजर, ग्लेशियर्स, ये सारे भी आपके फीचर्स हैं जो कि सॉइल फॉर्मेशन में मदद करते हैं. ठीक है, कुछ केमिकल और ऑर्गेनिक चेंजेस भी हैं जो कि सॉइल फॉर्मेशन में आपके फॉर्मेट करने में मदद करते हैं. जैसे कि सॉइल फॉर्मेशन है, उसका कलर है, उसकी थिकनेस है, उसका टेक्सचर है, उसकी एज है ना, एंड केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज है. ये सारा इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका केमिकल ऑर्गेनिक चेंजेस का. ठीक है, इसकी वजह से आपके जो कलर है, मिट्टी का जो कलर आता है वो आता है, उसकी थिकनेस आती है, उसका टेक्सचर, उसकी एज है ना, ये सारा इसी की वजह से होता है. ठीक है, अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स की. तो सॉइल्स को चार भागों में बांटते हैं हम. ठीक है, फर्स्ट इज टॉप सॉइल. ठीक है, पहला जो ऊपरी लेयर है आपका उसको कहते हैं टॉप सॉइल. उसके जस्ट नीचे की जो सॉइल आती है वो आती है सब सॉइल. ठीक है, सब सॉइल तो वेदर रॉक, सैंड, सिल्ट एंड क्ले. तीसरी जो लेयर आती है वो आपकी सबस्ट्रेटस वेदर पैरेंट रॉक्स आती है, और चौथी जो है अनवेदर्ड पैरेंट रॉक बेड रॉक्स आती है. ये सबसे नीची वाली जो लेयर है दीज आर कॉल्ड द अनवेदर्ड पैरेंट बेड रॉक्स. ये जो रॉक्स है इस पे वेदर फिनोमेना का कोई असर नहीं होता है ना. ये सबसे बेस है, यानी सॉइल की क्या है, ये बेस है.
यानी क्रस्ट की अगर बात करते हैं तो आपने पढ़ा होगा कि पृथ्वी के अंदर में क्या है, 3 लेयर्स हैं, क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है, सेंटर पर। तो क्रस्ट का जो निचला पोर्शन है वो आपका अनवेदर्ड पेरेंट बेडरॉक्स आता है, जिससे वेदर फिनोमेना का कोई ज्यादा असर नहीं होता है, ठीक है। इसके जस्ट ऊपर जो आपकी लेयर्स आती है वो आपकी आती है सब स्ट्रेटस वेदर्ड पेरेंट रॉक्स, ठीक है। इस पे वेदर्स का असर पड़ता है, वेदर मौसम का असर पड़ता है, जो केमिकल रिएक्शंस वगैरह होते हैं इसी के अंतर्गत आते हैं। यानी सब स्ट्रेटस वेदर रॉक जो है उस पे वेदर का असर होता है, ठीक है। और तीसरा जो आता है वो आपका सब सॉइल। सॉइल में भी जो टॉप है उसको 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं, और जो ये वेदर रॉक है, पेरेंट रॉक्स हैं, उनको भी 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। तो वेदर रॉक में जो पेरेंट रॉक्स हैं उनको अनवेदर्ड पेरेंट रॉक, सबसे नीचे वाला बेस, उसके ऊपर वाला होता है सेकंड वेदर्ड पेरेंट रॉक्स, उसके ऊपर वाले पेरेंट रॉक्स हो गए। और टॉप सॉइल की भी 2 कैटेगरी होगी, एक तो सब सॉइल और दूसरा टॉप सॉइल। टॉप सॉइल और सब सॉइल की बात अगर करते हैं तो टॉप सॉइल्स में जो ऊपरी वाली परत है जिसपे कि ह्यूमस वगैरह होती है, यानी जिससे वेजिटेशन ग्रो करती है, ह्यूमस कंटेंट होता है, ये सारा टॉप सॉइल में होता है। सब सॉइल इसके जस्ट नीचे की पोर्शन होता है, यानी एक तरह का जो ह्यूमस है, जो सॉइल का जो बेस है वो दे देता है कौन सा आपका सब सॉइल, ठीक है। सब सॉइल क्या कहते हैं, एक तरह का फाउंडेशन है। फाउंडेशन का मतलब समझ रहे हैं, जैसे कोई बिल्डिंग खड़ी करते हैं तो पहले एक सीमेंटेड लेयर देते हैं, सीमेंटेड लेयर के बाद उस पे ईंटें खड़े करते हैं, तो जो बेस है वो कौन प्रोवाइड करता है, सब सॉइल। और टॉप सॉइल जो है उसके ऊपर की लेयर है जिसपे कि हम एग्रीकल्चर करते हैं या फिर क्रॉप्स को गेन करते हैं, वो आपका टॉप सॉइल में आता है, ठीक है। सब सॉइल उसके जस्ट नीचे की सतह है। तो 4 तरह की सतह लेयर्स हो गई। पेरेंट्स रॉक में दो आपके हो गए, एक तो वेदर पेरेंट रॉक, अनवेदर पेरेंट रॉक, और दूसरा है वेदर पेरेंट रॉक। और सॉइल ऊपर वाली जो लेयर है टॉप सॉइल और सब सॉइल, है ना। अब सॉइल के अंदर हम देखेंगे, पहली सॉइल की जो क्लासिफिकेशन है वो है एलुवियल सॉइल, है ना। एलुवियल सॉइल में क्या चीजें हैं? एलुवियल सॉइल मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इम्पोर्टेंट सॉइल है, ठीक है। सबसे ज्यादा बड़े पैमाने पे ऑल ओवर इंडिया में ये आपकी सॉइल मिलती है, कौन सी? एलुवियल सॉइल। ये नॉर्दर्न प्लेन ऑफ मेड ऑफ दिस सॉइल, जो नॉर्दर्न प्लेन है आपका उत्तर का जो मैदानी क्षेत्र है वो पूरा इसी से बना हुआ है। हैव बीन डिपोजिटेड बाय 3 मेन इंपॉर्टेंट रिवर। ये जो मिट्टी है, ये सॉइल है, ये डिपोजिटेड बाय 3 मेन रिवर्स हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस। इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, ये 3 नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी के द्वारा बनाया गया है। हैव बीन डिपोजिटेड बाय द 3 इंपॉर्टेंट रिवर। ये 3 इंपॉर्टेंट रिवर क्या करती हैं? जब हिमालयन से निकलती हैं तो लॉट ऑफ सिल्ट एंड सैंड बहा के लाती हैं और ले आके प्लेन में क्या कर देती हैं? डिपोजिटेड कर देती हैं, जिससे आपका प्लेन बना हुआ है, ठीक है। इसका जो एक्सटेंट है, अगर इधर की तरफ देखेंगे वेस्टर्न साइड में, तो राजस्थान गुजरात में आपका कुछ नैरो कॉरिडोर का पोर्शन आता है, और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पे अगर जाएंगे तो डेल्टाइक रीजन का पोर्शन आता है। डेल्टाइक रीजन का मतलब समझ रहे हैं, जहाँ पे नदियाँ गिरती हैं वहाँ पे क्या होती हैं कि कई तरह के चैनल्स में डिस्ट्रीब्यूटरीज, नदी क्या हो जाती है? डिस्ट्रीब्यूटरीज बनाती हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटरीज में जब ये गिरती हैं तो बहुत सारे चैनल में टूट जाती हैं, वहाँ डेल्टा बनाती हैं, और ये डेल्टा जो है वो बहुत फर्टाइल होता है ना। तो नदियाँ जो सिल्ट एंड सैंड बहा के ला रही हैं वो क्या कर देती हैं? डिपोजिट कर देती हैं इस डेल्टाज में, और ये डेल्टा इसलिए क्या है? बहुत फर्टाइल हो जाता है। तो इस तरीके की जो लैंड आपकी मिलती है, खासतौर पे डेल्टा ऑफ द मेन रिवर्स, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, ठीक है, कावेरी, ये जो नदियां हैं इसमें जो डेल्टा बनते हैं वो डेल्टा बहुत फर्टाइल होता है। अब आप ये कहेंगे कि ईस्टर्न पोर्शन पे ही क्यों डेल्टा बनता है, वेस्टर्न पे क्यों नहीं बनता? वेस्टर्न चूंकि एलिवेटेड इलाका है, काफी ऊंचे में है, तो नदियां गिरेंगी तो डेल्टाज नहीं बनाती, वो क्या बनाती है? एशुरीज बनाती है ना। एशुरीज का मतलब ऐसी नदियां जो कि डेल्टा नहीं बनाती, सीधे डायरेक्ट सी में गिर जाती हैं, वो क्या बनाती हैं? एशुरीज। और डेल्टा जो लोअर पोर्शन है जहाँ पे नदियाँ क्या करती हैं? डिस्ट्रीब्यूटरीज बनाती हैं, कई तरह के पार्ट्स में, चैनल्स में टूट जाती हैं और अपने सिल्ट एंड सैंड को क्या कर देती हैं? डिपोजिट कर देती हैं। दिस लैंड इज कॉल्ड डेल्टा, है ना।
तो यहाँ पे जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन आपका बना हुआ है ये डेल्टाइक रीजन से ही बना हुआ है, तो ये बहुत मोस्ट फर्टाइल प्लेन्स है ये आपका, दिस आर कॉल्ड द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को आपने पढ़ा है कि दो भागों में तोड़ देते हैं, एक तो दो भागों में क्लासिफिकेशन किया गया, एक तो बोलते हैं उसको नॉर्दर्न सरकार और दूसरा आपका कोरोमंडल, है ना। तो ये दोनों आपका जो प्लेन है कोस्टल प्लेन है ये डेल्टाइक का है, डेल्टाइक कोस्टल प्लेन है। कंसीडर द वेरियस प्रोपोर्शन ऑफ सिल्ट, सैंड एंड क्ले, इनका वेरियस प्रोपोर्शन होता है सिल्ट, सैंड एंड क्ले का। एज वी मूव इनलैंड टुवर्ड द रिवर वैली, अगर आप किधर किधर मूव करेंगे, इनलैंड टू रिवर वैली की तरफ, नदी घाटी की तरफ मूव करेंगे, तो सॉइल पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, बिगर इन साइज। जो मिट्टी के कण हैं वो क्या हो जाते हैं, बिगर इन साइज हो जाते हैं, यानी बड़े बड़े हो जाते हैं। अभी आप नदियों के किनारे आप जाएंगे तो वहाँ पे क्या है, सॉइल पार्टिकल बहुत कोशाद हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, है ना। तो एज वी मूव द इनलैंड टुवर्ड द रिवर वैलीज, सॉइल पार्टिकल्स अपीयर बिगर इन साइज। और दूसरी चीज है कि अगर आप स्लोप पे जाएंगे, जहाँ ढाल है, जहाँ पे नदियाँ गिरती हैं, वहाँ पे सॉइल और कोशाज, सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं वो काफी मोटे मोटे होते हैं, है ना। तो ये तो हो गया आपका एल्यूवियल सॉइल का। अब क्लासिफिकेशन भी इसका हम कर सकते हैं। अगर क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो दो तरह की क्लासिफिकेशन आती है, एक तो आता है क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ एरिया और एक आता है क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ एज। तो अगर क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ एरिया की बात करेंगे तो तीन कैटेगरीज में हम बांट सकते हैं, चोज, तराई एंड दुराज, ठीक है। चोज में क्या होता है, चोज इधर आपका पंजाब साइड की जो जमीन है पिडमॉन्ट प्लेन की, पिडमॉन्ट प्लेन का मतलब समझ रहे हैं, पिडमॉन्ट प्लेन में जैसे ये कोई हिल एरियाज है, ठीक है, जब यहाँ से बाय वेदर कंडीशन जो सॉइल टूट के गिरती है तो यहाँ डिपॉजिट हो जाती है, ठीक है, और यहाँ एक लेयर बना देती है, दिस आर कॉल्ड द पिडमॉन्ट प्लेन, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पिडमॉन्ट प्लेन। तो इस तरीके का जो प्लेन बनता है उसको पिडमॉन्ट प्लेन कहते हैं। उसको क्या पंजाब के पोर्शन में उसको चोज कहते हैं, यूपी वाले पोर्शन में आप क्या कहते हैं, उसको तराई कहते हैं, ठीक है, और असम साइड में इसको क्या कहते हैं, दुराज, है ना। ये तीन क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। ऑन द बेसिस ऑफ एरिया में एल्यूवियल सॉइल को तीन भागों में तोड़ा गया है पिडमॉन्ट प्लेन्स में। पहला आपका चोज है इन द पंजाब रीजन, तराई इन द यूपी वेस्टर्न यूपी रीजन एंड दुराज इन द असम रीजन, है ना। ये क्या है, अभी आपने पढ़ा है कि फुटिल्स है डिपॉजिट फर्टाइल एलिमेंट्स, यहाँ से जो टूट के पार्टिकल्स गिरते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट के क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, पिडमॉन्ट प्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऐसे प्लेन जो बनते हैं वो कौन से होते हैं, पिडमॉन्ट प्लेन। दूसरी चीज आती है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑफ एज। एज के आधार पर इसको कितने भागों में बांटा जा सकता है, एज के आधार पर इसको दो भागों में बांटा सकता है, बांगर एंड खादर। बांगर जो है ये ओल्ड एल्यूवियल सॉइल, जो पुरानी मिट्टी, जैसे यहाँ की जो मिट्टी आपकी है इधर ईस्टर्न यूपी की, ज्यादातर आपकी जो मिट्टी आपकी किसकी है, ये बांगर है। बांगर का मतलब ओल्ड एल्यूवियल सॉइल। कभी हो सकता है कभी बाढ़ वगैरह आई हो, यहाँ मिट्टी आके डिपोजिट हो गई हो और फिर दोबारा बाढ़ नहीं आई, तो ये मिट्टी कैसी हो गई, बांगर हो गई। बांगर यानी ओल्ड एल्यूवियल सॉइल। और खादर का मतलब होता है जो न्यू एल्यूवियल सॉइल है, जैसे नदियों के किनारे की जो जमीन होती है वो हर साल फ्लडेड होती है, नदियों में बाढ़ आती है, तो नदियों में बाढ़ आने के कारण क्या हो जाती है, वो चीज़ें डिपोजिट, वो अपने साथ सिल्ट एंड सैंड बहा के लाती है और डिपोजिट इन द प्लेन एरिया में डिपोजिट कर देती है, वो क्या हो जाती है, खादर हो जाती है। तो खादर की जो मिट्टी है वो काफ़ी फर्टाइल होती है, हर साल क्या हो जाती है, रिन्यूड हो जाती है। तो खादर की जगह है बांगर। बांगर जब ओल्ड एल्यूवियल सॉइल जब ज़्यादा पुरानी हो जाती है तो उसमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा हो जाती है और वो क्या हो जाती है, कंकरीली हो जाती है, उसको कांकर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे ये पुरानी मिट्टी होती है बांगर, वो उसमें क्या हो जाती है, कंकरीली हो जाती है ड्यू टू द एक्सटेंशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट के कारण ये मिट्टी क्या हो जाती है, बांगर की कांकर हो जाती है। और खादर में क्या होता है, खादर में चूंकि हर साल मिट्टी चेंज होती है, मोस्ट फर्टाइल लैंड आपकी होती है कौन सी, खादर, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया ऑन द बेसिस ऑफ एरिया एंड बेसिस ऑफ एज। अब बात करते हैं इसके प्रोपोर्शन की, क्या क्या कंटेंट्स इसमें होते हैं। तो एल्यूवियल सॉइल में पोटाश, फास्फोरिक एसिड और लाइम, ये तीन चीज की एक्सेस कैपेसिटी होती है और विच इज द आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ शुगर केन, पैडी, वीट,
सीरियल्स, पल्सेस, ये सारी चीजें आपकी होती हैं। यानी शुगर केन केस में किया जा सकता है, पैडी भी किया जा सकता है, व्हीट भी किया जा सकता है, सीरियल्स और भी बहुत से अनाज किए जा सकते हैं। एंड पल्सेस ऑल्सो, यानी दलहनी फसलें भी ली जा सकती हैं। ठीक है, अब हाईली कल्टिवेटेड एंड डेंसली पॉपुलेटेड ड्यू टू द फर्टिलिटी, इसकी फर्टिलिटी चूंकि ज़्यादा है इसलिए बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन किया जाता है इस एलिवल सॉइल का, और डेंसली पॉपुलेटेड भी है। पॉपुलेशन कहाँ रहेगी भाई? जहाँ खाने के लिए मिले, जहाँ पे पैदावार हो, जहाँ पे पानी की सुविधा अच्छी हो। तो ये सारा आपका किधर बनता है? नॉर्दर्न प्लेन में। नॉर्दर्न प्लेन का इलाका इसलिए क्या है? डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है ना। और अगर ड्राई इलाके की बात करते हैं, जहाँ पे सूखा इलाका, जहाँ पे पानी ज़्यादा नहीं पड़ता, तो वहाँ पे मोर एल्कलाइन, वहाँ पे एल्कली मात्रा ज़्यादा हो जाती है, और उसकी वजह से वो ज़मीन क्या हो जाती है, उतनी फर्टाइल नहीं रह पाती। तो प्रोडक्शन आफ्टर द प्रॉपर ट्रीटमेंट, तो उस ज़मीन का हम प्रॉपर ट्रीटमेंट करके उसमें प्रोडक्शन ले सकते हैं। तो ये हमने पढ़ा एलुवियल सॉइल का। ठीक है, कि एलुवियल सॉइल के फीचर्स क्या हैं, ये आपके 5 नंबर क्वेश्चंस में आती हैं कि राइट डाउन द 5 फीचर ऑफ एलुवियल सॉइल। ठीक है, या फिर ऐसा भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं कि सॉइल एज ए रिसोर्सेज, डिफाइन इट। किस तरीके से सॉइल रिसोर्सेज है, तो हम यही दिखाएंगे कि सॉइल क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, उसका डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इस पर डिपेंडेंट है, इसको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगता है, कैसे वो फैक्टर हैं जो कि सॉइल को बनाते हैं, है ना। इसके बाद क्लासिफिकेशन आपका आता है कि किस तरीके की सॉइल बनी हुई है। टॉप सॉइल जो है 2 लेयर्स में बनी हुई है, टॉप सॉइल एंड सब सॉइल। आपका जो नीचे का जो पोर्शन है पैरेंट रॉक्स का, बेड रॉक्स, वो 2 तरीके के, वेदर पैरेंट रॉक है, अनवेदर पैरेंट रॉक है ना। तो 4 कैटेगरीज आपकी है। और एलुवियल सॉइल में आपने ये देखा कि किस तरीके से जो डेल्टाज है, जो फर्टाइल प्लेन्स है, किस तरीके से बना हुआ है ना। और कौन कौन सी नदियाँ इंपॉर्टेंट है जो कि इसके थ्रू ये फर्टाइल प्लेन बना हुआ है। इसके बाद हमने उसका क्लासिफिकेशन देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, ऑन द बेसिस ऑफ एज के आधार पे किस तरीके से हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, और फिर प्रपोर्शन हमने देखा। इस तरीके से हमारा ये टॉपिक कंफर्म हुआ। अगले टॉपिक में हम ब्लैक सॉइल के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।